फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट। देखो, अब जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट बनेंगे तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि अब शायद पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से होगा और विभिन्न कंट्रीज मिलकर यानी वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस कर पाएगा। राइटर कहते हैं, देखो, ऐसा सोचने में विभिन्न एक्सपर्ट्स एक बड़ी गलती ये कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट सभी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, ये एक पैनाशिया है। पैनाशिया मतलब सभी दुखों का निवारण। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पोल्यूटर मस्ट पे प्रिंसिपल, इन दोनों प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है। इन दोनों प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। मतलब क्या है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का? देखो, इसका सिंपल मतलब ये है, वैसे तो देखो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को एड्रेस करने के लिए सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट डेवलप कंट्रीज जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा गंद मचाया है, ज़्यादा पोल्यूशन किया है, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें ग्लोबल वार्मिंग को एड्रेस करने के लिए एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अभी भी डेवलप कर रही हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। दूसरा प्रिंसिपल पोल्यूटर मस्ट पे, मतलब वो देश जो पोल्यूशन फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको इसका प्राइस पे करना होगा। इन दोनों प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था तब भी विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए गए थे कि इस एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट्स की गई हैं विभिन्न देशों के द्वारा वो इनफ नहीं है ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकने में। और अगर देखो टेम्परेचर वर्ल्ड का 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड राइटर के द्वारा डिस्कस किया जाता है कैसे कैसे विभिन्न देशों के बीच एमिशंस को कम करने के लिए नेगोशिएशंस चली और कौन से ईयर में क्या कुछ हुआ। एक बड़ी तस्वीर राइटर के द्वारा शेयर की जाती है। राइटर कहते हैं 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। विभिन्न देश एक मंच पर आए थे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए। और उसके बाद 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी, मकसद सेम। तो राइटर के अनुसार 1972 से लेकर 1992 के बीच का जो टाइम था वो सबसे अच्छा था। विभिन्न देश सीरियस थे ग्लोबल एमिशंस को कम करने को लेकर। नए नए एविडेंस सामने आ रहे थे कि किस प्रकार से मैन मेड एक्टिविटीज के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है और एक अर्जेंट आवश्यकता है डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की। तो ये सबसे सही समय था सीरियसनेस की। अगर हम बात करें, उस समय इंदिरा गांधी ने एक स्पीच दी थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में कि गरीबी जो है वो सबसे बड़ी पोल्यूटर है। काफ़ी तारीफ हुई थी इंदिरा गांधी के इस स्टेटमेंट में की, क्योंकि देखो डेवलप कंट्रीज ये बोल रहे थे कि डेवलपिंग कंट्रीज भी एमिशंस को कम करें, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना था कि भाई हमारे देशों में ना गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी से आप ये बोलोगे कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अपनाएं या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाएं जिससे एमिशन कम से कम हो और उन टेक्नोलॉजीज को आप छोड़ दो जिससे एमिशन ज़्यादा होता है। अरे भाई, हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है अभी फ़िलहाल कि जिससे एमिशन कम से कम हो। हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए थर्मल प्लांट ही इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। ये उस समय की बात है 1972 की। आज तो आपको भी पता है इंडिया में भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो इंदिरा गांधी ने उस समय डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को उठाया था कि आप अभी फिलहाल हमें फोर्स मत कीजिए एमिशंस कम करने के लिए, हम करेंगे कम, लेकिन एकदम से हम कम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो समय है अभी डेवलपमेंट का है। अभी हमारा फोकस गरीबी दूर करने पर है जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पोल्यूटर है। इसके बाद देखो 1992 में रियो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था और रियो समिट के खत्म होने के बाद यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट किया गया था। ये आप कह सकते हो एक प्रकार से अच्छा मॉडल था, क्योंकि इस कन्वेंशन में डेवलपिंग कंट्रीज का राइट डेवलप करने का
इसके साथ साथ डेवलप कंट्रीज की ओब्लिगेशंस कि वो एमिशंस को कम करें, इसके साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज की मदद भी करें क्लीन टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करने में। ये अडोप्ट किया गया था। मैं फिर से बोलता हूं, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में इस बात को माना गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज का अधिकार है डेवलप करने का, उन्हें एकदम से फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप एमिशंस को कम करें। इसके साथ साथ डेवलप कंट्रीज की ऑब्लिगेशन बनती है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से वही रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, तो इसलिए उनका ये दायित्व बनता है ना सिर्फ वो एमिशंस को कम करें बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज की भी मदद करें इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज को अडोप्ट करने में, उनको पैसा दें। तो ये सब अडोप्ट किया गया था कब? यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में। इसके बाद देखो 1995 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई बर्लिन में। डेवलप कंट्रीज अपनी कमिटमेंट से पीछे हट गए। उन्होंने जो कमिटमेंट की थी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, उन कमिटमेंट से पीछे हट गए डेवलप कंट्रीज। और इसके बाद उनके द्वारा कोशिश की गई कि हमारी तरह डेवलपिंग कंट्रीज को भी फोर्स किया जाए एमिशंस को कट करने के लिए। बाद में देखो क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल में रियो प्रिंसिपल्स को अडोप्ट करने की कोशिश की गई। रियो प्रिंसिपल्स मतलब ये सब चीज़ें जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में शामिल की गई थी, तो इनको एक्शन में लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में। इस क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप कंट्रीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई गई थी, उनको फिक्स टारगेट दिया गया था कि आपको 2012 आते आते 1990 से पहले जो एमिशन का लेवल था उस लेवल के 5.2% एमिशन को कम करना होगा। ये अडोप्ट किया गया था कब? क्योटो प्रोटोकॉल में। बट देखो मुश्किल ये थी कि क्योटो प्रोटोकॉल को कभी यूएस कांग्रेस के द्वारा रेटिफाई किया ही नहीं गया और 2001 में यूएसए ने अपनी सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया क्योटो प्रोटोकॉल से। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के बाद बात की जाती है 2009 में साइन हुए कोपेनहेगन अकॉर्ड की। राइटर देखो ये कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल तक जिन प्रिंसिपल्स पे फोकस किया जाता था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूटर पे द प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया गया कोपेनहेगन अकॉर्ड से। इस अकॉर्ड में यह डिसाइड किया गया कि सभी जो देश हैं वो वॉलंटरी कमिटमेंट करेंगे तभी किसी प्रकार से विभिन्न देश मिलके ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शन को कम कर सकते हैं। समझ रहे हो आप चीज़ों को? 1997 में तो वॉलंटरी रिडक्शन की बात नहीं की गई थी, सीधा सीधा टारगेट दे दिया गया था डेवलप कंट्रीज को कि आपको 1990 से कम के लेवल पर एमिशन को 5.2% कम करना है, क्योंकि ये माना गया था ना कि डेवलप कंट्रीज की ऐतिहासिक रूप से गलती है, उन्होंने इतना पोल्यूशन फैलाया है तो उनको टारगेट देकर कम करवाना होगा। बट 2009 के कोपेनहेगन अकॉर्ड में यह डिसाइड किया गया कि विभिन्न देश अपनी अपनी तरफ से वॉलंटरी कमिटमेंट करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की। देखो सभी देश वॉलंटरी अगर रिडक्शन करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस में तो फिर डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज एक ही मंच पर आ गए ना, उनको तो बराबर ट्रीट किया जा रहा है। डेवलपिंग कंट्री भी अपनी तरफ से कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम एमिशन करेंगे, वो वॉलंटरी है। उसी प्रकार से डेवलप कंट्री भी अपनी तरफ से कमिटमेंट कर रहे हैं, वो भी वॉलंटरी है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जो मर्जी चाहे जितना बोल सकता है कि हमसे तो सिर्फ इतना ही हो पाएगा रिडक्शन और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। देखो कोपेनहेगन अकॉर्ड में जो कुछ डिसाइड हुआ था कि वॉलंटरी रिडक्शन करना होगा विभिन्न देशों को तभी सभी देश कर पाएंगे, उसकी ही झलक देखने को मिलती है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में। आपको पता है ना, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है किसी देश के ऊपर, सभी देशों ने अपनी अपनी तरफ से वॉलंटरी कमिटमेंट की है। ऐसा नहीं कि डेवलप कंट्रीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई गई है कि भैया आपने ही तो फैलाया है पोल्यूशन, आप कम कीजिए टारगेट के साथ। नहीं, डेवलप कंट्रीज को भी कोई टारगेट नहीं दिया गया है, उन्होंने अपना ही वॉलंटरी टारगेट रखा है। इसके बाद राइटर पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। इस एग्रीमेंट में सभी देशों को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। दूसरा, देखो विभिन्न देशों ने जो वॉलंटरी कमिटमेंट की है ना, वो इनफ नहीं है ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, देखो विभिन्न देशों ने कमिटमेंट तो कर दी है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि
कोई अगर देश अपनी इवन वॉलंटरी कमिटमेंट को भी पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वैसे ये तो बोला गया है हर 5 साल बाद रिवाइज्ड वॉलंटरी कमिटमेंट विभिन्न देश करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई फ्रेमवर्क नहीं तय किया गया है। मतलब इवन कोई देश 5 साल बाद नहीं भी अपनी कमिटमेंट को रिवाइज करेगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो कहने का मतलब देखो यही है, इन सब पॉइंट्स की सहायता से राइटर ये बोलना चाहते हैं कि ये सोचना कि हाँ अब जो बाइडन आ गए हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा, सभी इन्वायरमेंट संबंधित प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इसके काफ़ी तबाही वाले परिणाम देखने को मिलेंगे। 70 से 90% के बीच कोरल रीफ्स जो हैं वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ बचेगा ही नहीं। और इवन अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है ग्लोबल टेम्परेचर तो भी ऐसा नहीं कि पहले जैसा सब रहेगा, बहुत सारे गंभीर परिणाम इसके भी भुगतने पड़ेंगे अगर ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाता है तो। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि धीरे धीरे ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी कि हम क्लाइमेट चेंज के असर को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन देखो आईपीसीसी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा जाता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाले तबाही को रोकना चाहते हैं तो हमें हमारी अप्रोच में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। ना सिर्फ हमें ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा बल्कि सोसाइटी के जीने का जो तौर तरीका है उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा। नेशनलिज्म को रिजेक्ट करके, नेशनलिज्म जैसे देखो यूएसए यूं चाहता है कि हम क्यों कम करें, चाइना और इंडिया क्यों नहीं कम कर रही हैं, तो नेशनलिज्म के आधार पर आप ग्लोबल वार्मिंग को मत परखिए, आप मिल के आपस में कोऑपरेट करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करने में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट जो है वो सक्षम नहीं है। वैसे देखो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन इन्होंने डिक्लेयर किया है यूएसए की जो पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी क्लाइमेट चेंज के इशू पर यूएसए के पूरे इतिहास में। मतलब ये कहते हैं मेरे कार्यकाल में क्लाइमेट चेंज के ऊपर पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव होगी। उन्होंने एक प्लान भी रखा है क्लीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। ये भी बोला है कि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यूएसए फिर से लौटेगा और 2050 से पहले नेट जीरो एमिशन को अचीव करेगा। मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। जॉन कैरी को क्लाइमेट चेंज एनवॉय डेजिग्नेट किया गया है। इससे पता लगता है जो बाइडन की गंभीरता का। जो बाइडन ओबामा के समय में विदेश मंत्री थे तो उनको पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स का पता है, डेफिशिएंसीज का पता है। तो उम्मीद देखो यही की जाती है अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर ओब्लिगेशंस लादने की कोशिश करेंगे तो ये एग्रीमेंट सफल नहीं होगा। जॉन कैरी को समझना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करके ही, डेवलपिंग कंट्रीज को अलग से ट्रीट करके उनको डेवलप कंट्रीज के बराबर ट्रीट ना करके इस एग्रीमेंट की सफलता को अटेन किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। पूरे आर्टिकल का एसेंस यही है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज के बराबर ट्रीट मत कीजिए। डेवलप कंट्रीज की जो ऑब्लिगेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को एड्रेस करने में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल फार्मर्स के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो आज के समय में 500 से ज़्यादा किसान यूनियंस हाल ही में पार्लियामेंट के द्वारा जो 3 फार्म बिल्स पास किए गए हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही हैं। सिचुएशन ये है कि दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर किसान जमा हैं और ये चेतावनी दी गई है किसानों के द्वारा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इन कानूनों को रद्द नहीं करती है पार्लियामेंट के थ्रू तो फिर दिल्ली से आने जाने वाले सभी जो रास्ते हैं तब तक उनको चोक करके रखा जाएगा, उनको जाम करके रखा जाएगा ताकि कोई भी मूवमेंट दिल्ली से बाहर की तरफ ना हो सके और बाहर से दिल्ली के अंदर ना हो सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा प्रेशर है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, देखो हमारे देश में हमेशा से किसान ये महसूस करते आए हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क ये है ये जो
3 नए फार्म लाज हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने के लिए हैं। और देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो तर्क है उसमें कुछ तो सच्चाई भी है। बेशक फार्म लाज में कुछ कमियां हैं, बट यूं नहीं कहा जा सकता कि ये जो कानून है पूरी तरह से किसानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर आखिरकार गलती क्या हुई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो ये हुई है कि किसान यूनियन से पहले कंसल्ट नहीं किया गया। ये बिल पास करते वक्त पब्लिक रिलेशंस में बहुत बड़ी कमी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दी गई है। कंसल्ट अगर किया होता तो आज ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि अगर कंसल्ट किया होता तो किसान यूनियंस अपनी तरफ से कुछ तर्क देते और उन तर्क्स को, उन सजेशंस को अगर फार्म ला बिल्स में शामिल किया जाता तो आज जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है किसान यूनियंस की तरफ से, वो प्रोटेस्ट ना देखने को मिलता। अब कुछ स्पेसिफिक बातें की जाती हैं आर्टिकल में। जैसे सबसे बड़ा जो डर है किसानों का वो ये है कि आने वाले समय में एमएसपी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। किसान ये बोल रहे हैं कि किसान अपनी फसल बेच सकते हैं एपीएमसी मंडी में जाके एमएसपी पर, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। अब नए जो फार्म लॉज आए हैं उनमें प्रोविजन ये किया गया है एपीएमसी मंडी के बाहर भी जाके किसान अपनी फसल बेच सकता है। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच तो ये है कि अभी के एक्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल सिर्फ और सिर्फ मंडी में ही जाके बेचनी पड़ती है, और मंडी में कई बार जो आड़तियां होते हैं वो कार्टेल बना लेते हैं कि हम इससे ज़्यादा तो किसान की फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो फिर मजबूरी में कम दामों पर किसान को अपनी फसल बेचनी पड़ती है। अगर किसान को ये मर्जी दे दी जाए कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मंडी से बाहर भी अपनी फसल बेच सकते हो, तो शायद किसानों को उनकी फसलों के ज़्यादा दाम मिलें। सेंट्रल गवर्नमेंट की सोच ये है, तभी तो उन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि मंडी में सिर्फ किसान अपनी फसल बेच के, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मंडी से बाहर भी बेच सकता है। किसानों का डर ये है कि देखो, बाहर जो ट्रांजैक्शन होगी प्राइवेट पार्टीज के बीच और किसानों के बीच, उसमें कोई ज़रूरी नहीं ना कि किसान प्रोटेक्टेड ही रहेगा। वहाँ पर भी तो ऐसा हो सकता है कि कार्टेल बना के जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो किसानों को लूट लें। आगे जाके मोनोपोली भी इस्टेब्लिश हो सकती है बड़े घरानों की, जैसे अंबानी, अदानी। ये डर है किसानों को। तो इसके देखो, एक बीच का रास्ता निकलता है। बीच का रास्ता ये निकलता है, सरकार ये इंश्योर कर ले कि मंडी से बाहर भी अगर किसान अपनी फसल बेचते हैं तो एमएसपी से कम पे कोई नहीं खरीदेगा किसान की फसल को। कम से कम एमएसपी पे तो खरीदना ही पड़ेगा। ज़्यादा पर बेशक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट ट्रेडर किसान की फसल को बेच ले, लेकिन खरीद ले, लेकिन एमएसपी से कम पर नहीं खरीदेगा। ऐसा प्रोविजन अगर कर दिया जाए तो शायद किसानों की शंका को दूर किया जा सकता है। अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए पूरी तरह से कि किसान की जो फसल है वो एमएसपी पर ही बिकेगी, कहीं पर भी बिके, तो भी किसानों की जो शंका है वो दूर हो सकती है। कहने का मतलब देखो ये है कि कुछ कंसर्न्स जो हैं किसानों के वो जेन्युइन हैं। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, आपको याद भी होगा। बिहार में कोई ज़रूरी नहीं कि किसानों को अपनी फसल एपीएमसी मंडी में ही बेचनी है। ये जो प्रोविज़न पहले था इसको अब ख़त्म किया जा चुका है। लेकिन देखो, बावजूद इसके एपीएमसी मंडी से बाहर जो प्राइवेट मंडीज बनी, वहाँ पे भी कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स ने कार्टेल बना लिया। वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, किसानों को लूटा भी जाता है, ऐसी भी खबरें आती हैं। इवन मंडी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित फैसिलिटीज़ नहीं। यही तो किसान कह रहा है कि आप अगर ऐसा प्रोविज़न करोगे कि बाहर जाके भी अपनी फसल बेच सकते हो, तो हमें कम से कम प्रोटेक्ट कीजिए। अदरवाइज बाहर के जो ट्रेडर्स हैं हमें लूट लेंगे। कम से कम एपीएमसी मंडी में हम बेचते हैं तो यहाँ पे सरकार का रेगुलेशन तो है, कम से कम बाहर बेचेंगे तो कोई रेगुलेशन नहीं होगा, और धीरे धीरे जो सिस्टम है वो बड़ी कंपनीज के द्वारा मोनोपोलाइज कर लिया जाएगा। ये किसानों का डर है। इसके अलावा देखो, किसानों की कुछ और भी मांगे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, इसको भी वापस लेने की बात किसान बोल रहे हैं। इस बिल में प्रोविजन ये है कि सब्सिडाइज्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। किसानों को डर है अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो उन्हें सस्ती इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी। कई स्टेट्स में तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क देखो सही है अपनी जगह पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो अमीर किसान हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी का,
गरीब किसानों को फ़ायदा नहीं हो पाता, और फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लोटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हर तरफ से नुकसान होता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइट किया जाएगा तो सोइल की फर्टिलिटी भी कम होगी। अगर ये कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर स्टेट्स किसानों को इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देना ही चाहते हैं तो फिर वो एक प्रोविज़न ये करें, किसानों को बोलें कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरिए और उसके बाद हम आपको पैसे आपके रिफंड कर देंगे डायरेक्ट अकाउंट में जिस हिसाब से आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है। इससे कम से कम किसानों को लगेगा तो सही ना कि इतनी बिजली वो खर्च कर रहे हैं, उसका कितना पैसा लग रहा है, इसलिए वो उनमें थोड़ी जागरूकता आएगी, वो कम इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का तर्क है। बट किसान मांग कर रहे हैं कि इस बिल को वापस लिया जाए। इसके साथ साथ किसानों की ये भी मांग है कि स्टबल बर्निंग जो है उससे संबंधित रूल्स किसानों पर लागू नहीं होने चाहिए। हाल ही में रूल्स आए थे कि स्टबल बर्निंग पर 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है किसानों पर, तो किसानों का कहना है हम मजबूरी में स्टबल बर्निंग करते हैं, तो ये जो रूल्स हैं स्टबल बर्निंग के खिलाफ फाइन के, ये हम पर लागू नहीं होने चाहिए। तो और किस पे लागू होंगे? स्टबल बर्निंग किसान ही तो करते हैं ना, और कौन करता है? देखो, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने की तो देखो गंभीर आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं और इतना इतना कर्ज हो जाता है किसानों पर। किसानों को एक तरफ उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते, दूसरी तरफ कंज्यूमर को इतनी महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और बिचौलिए जो हैं वो बीच में एक बड़ा मुनाफा खा जाते हैं। बट ये जो प्रोविजंस है ना, ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो किसानों के अगेंस्ट हैं। एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तो देखो गलती यही है कि एरोगेंस नहीं होनी चाहिए सरकार में, कंसल्टेशन होना चाहिए वाइड स्प्रेड, और कहीं से भी अच्छे सजेशंस जो आते हैं उनको शामिल करने की आवश्यकता है बिल्स में, ताकि लगे विभिन्न स्टेक होल्डर्स को कि हमसे कंसल्ट करके ये बिल्स लाए गए हैं। अभी किसानों का एक बड़ा विरोध ये भी है कि आपने हमसे पूछा ही नहीं, ये बिल्स लाते वक्त हमसे कोई कंसल्टेशन आपने नहीं किया। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कंसल्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। अभी आवश्यकता यही है किसानों की जो मांग है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से कंसिडर करे और एक बीच का रास्ता निकाला जाए। बार बार वही बात कि बिल्स में जो ये जो एक्ट्स हैं इनमें जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे गलत नहीं हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेके किसानों को समझाने की आवश्यकता है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेके किसानों के कंसर्न्स को एड्रेस करने की आवश्यकता है नए प्रोविजंस ऐड करके, जैसे एमएसपी को लीगलाइज करना। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फार्मर्स से संबंधित प्रोटेस्ट के बारे में। तो 2 इशू आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। 2 नए इश्यूज हम आज ही थोड़ी देर में जो वीडियो पब्लिश होगी उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।